एरनफेस्ट थ्योरम, ठीक है, एरनफेस्ट प्रमेय। सो ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी पार्टिकल, एक मिनट, हाँ, ये थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी पार्टिकल को डिस्क्राइब करने वाली जो क्लासिकल मैकेनिक्स की इक्वेशन होती है उनमें क्लासिकल वेरिएबल्स की जगह हम अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू का इस्तेमाल करें तो वो ही समीकरणें क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल को डिस्क्राइब करेगी। कहने का मतलब ये है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम जानते हैं dx/dt होता है वेलोसिटी, ठीक है। इसके अलावा हम जानते हैं p = mv होता है, तो यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना आया, p/m। तो हम ये कह सकते हैं dx/dt = p/m। तो यहाँ पर क्लासिकल वेरिएबल क्या है, पोजीशन तो ये है और मोमेंटम ये है। तो ये थ्योरम ये कहती है कि dx/dt जो कि क्लासिकल इक्वेशन है, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स की सहायता से ही आपको मिली है, इनमें वेरिएबल की जगह अगर उनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू का इस्तेमाल किया जाए तो यही समीकरणें क्वांटम मैकेनिक्स में वैलिड हो जाएगी। यानी हमें ये सिद्ध करना है कि ये समीकरण अगर x की जगह यहाँ पर x लिखें, px की जगह px लिखें, तब तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स में वैलिड है। पर अगर x और px की जगह उनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, जिसको हम इस नोटेशन से डिनोट करते हैं, अगर ये लिया जाए तब भी क्या ये समीकरणें वैलिड होगी या नहीं, जहाँ पर इसका मतलब है एक्सपेक्टेशन वैल्यू, जो प्योर क्वांटम मैकेनिक्स को यूज़ करके अपन फाइंड आउट करते हैं। तो प्रूव करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इस थ्योरम का स्टेटमेंट देखो, एक समीकरण जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में होती है, ये dx/dt होता है वेलोसिटी के इक्वल, जो हमने देख लिया यहाँ पे। सेकंड ये होती है न्यूटन के सेकंड लॉ से हम जानते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम = फोर्स, संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है, यानी dp/dt = f होता है। तो केवल x कंपोनेंट लेंगे तो कितना हो जाएगा, dpx/dt हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा f। और f को यहाँ पर लिखा है -∂v/∂x, क्योंकि अगर फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का है तो मैंने आपको कहा है फोर्स -∂v होता है, जहाँ v पोटेंशियल एनर्जी होता है, और डेल का x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, del/∂x, और v आ जाएगा। तो दोनों वैलिड है, ये वन डायमेंशन के अंदर। और ये ऊपर वाली इक्वेशंस को वापस 3D में लिखा है, x की जगह आ जाएगा r, px की जगह आ जाएगा p वेक्टर, यहाँ px की जगह आ जाएगा p वेक्टर, और यहाँ del/∂x के साथ में del/∂y और del/∂z भी आ जाएंगे, तो ये डेल ऑपरेटर हो जाएगा और ये fr हो जाएगा। तो इक्वेशन 1a 1b 2a 2b एरनफेस्ट थ्योरम का स्टेटमेंट कहलाती है। अब हमें प्रूव करना है, तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन 1a है उसको हम प्रूव करेंगे इस लेक्चर में, और 1b को हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट का प्रूव करते हैं, ये अपन को प्रूव करना है। ओके, तो क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से हम जानते हैं x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं, ψ*x ψ, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। और मैंने कहा था कि यहाँ पे इंटीग्रेशन में है वॉल्यूम और यहाँ डिफरेंशिएशन में है टाइम, जो एक दूसरे पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है, तो हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो d/dt को हम साइन के अंदर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा del/dt। यहाँ पर del/dt इसलिए लिखा है क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है, कारण क्योंकि जो साई है वो x का भी फंक्शन है और t का भी फंक्शन है, तो जब हम t के रिस्पेक्ट में उसका अवकलन करेंगे तो वो पार्शियल ही हो पाएगा, पूरी तरह से अवकलन नहीं हुआ है, क्योंकि साई में और भी वेरिएबल है। जब कोई फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल का होता है फंक्शन, और हम किसी एक के रेस्पेक्ट में उसका अवकलन करते हैं, तो हम पार्शियल का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है, इसलिए हम del/dt यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, इस ψ* को मानो फर्स्ट फंक्शन और इन दोनों को मिला के माना है सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का करेंगे तो क्या आ जाएगा, del(ψ*/del(t), उस टाइम सेकंड फंक्शन को एज इट इज़ छोड़ दिया, फिर फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ छोड़ दिया और सेकंड फंक्शन का कर दिया। अब सेकंड फंक्शन क्या है, xi, और अवकलन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, t को, लेकिन हम x और t को इंडिपेंडेंट मान रहे हैं, यानी एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट मान रहे हैं, इसलिए इनका एक दूसरे के सापेक्ष नहीं करना है। तो x कॉन्स्टेंट में आ जाएगा, क्योंकि देखो साई किसका फंक्शन है, x और t का, तो इन दोनों को आपस में एक दूसरे पर निर्भर हम फिलहाल नहीं मान रहे हैं, और साई को इन दोनों पर निर्भर मान रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लो साई x y z का फंक्शन है, तो x y z को हम एक दूसरे पर निर्भर नहीं मानते हैं, इसलिए हम x के सापेक्ष y का अवकलन नहीं करते हैं, y के सापेक्ष z का अवकलन नहीं करते हैं, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर x y z की जगह हम क्या ले रहे हैं, x और t ले रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ पर x के सापेक्ष में t का अवकलन नहीं करेंगे और t के सापेक्ष में x का नहीं करेंगे। तो जब हम x i का अवकलन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो x बीइंग अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और केवल साई का अवकलन हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में, और आ जाएगा हमारे पास dv। अब टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन हमने देखी थी, ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन हमने प्रूव की थी, आयोटा h क्रॉस del ψ/del(t) माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m del 2 ψ प्लस v ψ। यहाँ से del ψ/del(t) का वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, जो टर्म को कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल कर लो, रिमेनिंग टर्म को हमने इक्वेशन नंबर 3 में लिख दिया। इक्वेशन 3 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब है अगर कहीं पर आयोटा है तो उसको माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो, और साई है उसको साई स्टार से रिप्लेस कर दो। तो देखो
ये इक्वेशन 3 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इक्वेशन नंबर 4 में लिख दिया। ये माइनस था यहाँ पे, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे आयोटा है, तो उस आयोटा की जगह हम यहाँ माइनस आयोटा लिखेंगे, तो एक माइनस ऑलरेडी है और एक आयोटा का आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ये साइन पॉजिटिव साइन साथ में, यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसमें भी आयोटा है और इसमें भी आयोटा है। साई की जगह साई स्टार आ जाएगा। इक्वेशन 3 और 4 को 2 में पुट करेंगे। अब एक बार इक्वेशन नंबर 2 थोड़ा सा शो कर लेते हैं। ये देखो एक बार इक्वेशन नंबर 3 और 4 को 2 में पुट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो डी बाई डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू एफ एक्स है, आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लेना। राइट साइड में हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 के अंदर का ये जो फर्स्ट टर्म है, अब फर्स्ट टर्म को ध्यान से देखो। इक्वेशन नंबर 2 का फर्स्ट टर्म में क्या आ रहा है? सबसे पहले डेल साई स्टार अपॉन डेल टी, जो कि हमें किस में मिला है? इक्वेशन नंबर 4 में। तो इक्वेशन नंबर 4 के अंदर सबसे पहला टर्म क्या है? एच क्रॉस अपॉन 2mi, और वो इक्वेशन नंबर 3 में भी है, तो ये तो आ जाएगा कॉमन। ठीक है, इंटीग्रेशन। फिर हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पे? डेल टू साई स्टार, और ये आ जाएगा डेल टू साई स्टार। अब इक्वेशन नंबर 2 के अंदर देखो, ये डेल साई स्टार बाई डेल टी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स साई से। एक मिनट, ये देखो ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? एक्स साई से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसलिए जब अपन वैल्यू पुट करेंगे तो मुझे एक साथ ये फ्रेम में नहीं आ रहा एक्चुअली। ओके, यहाँ पर देखो ये एक्स आई है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स आई। ठीक है, देखो ये टर्म और ये टर्म, क्योंकि हमें दोनों को ऐड करना है। इक्वेशन 3 और 4 को जब 2 में पुट करेंगे तो 2 में यहाँ पे बीच में प्लस साइन है। ठीक है, इस जगह यहाँ पे ये प्लस साइन है, तो इस वजह से ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। आप ये वैल्यूज पुट करके देख लेना, पुट करने से आपको इक्वेशन नंबर 5 मिल जाएगा। ठीक है, मेरे पास ये एक फ्रेम में आ नहीं रही है। इक्वेशन नंबर 5 आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम थोड़ी सी मैथ्स करेंगे। दो फंक्शन ले रहे हैं, मान लीजिए फाई और ए, जिसमें से फाई स्केलर फंक्शन है और ए वेक्टर फंक्शन है, और उसके ऊपर ऑपरेट करवाते हैं डेल डॉट से। तो पहले फर्स्ट फंक्शन का होगा सेकंड कांस्टेंट, फिर सेकंड का होगा फर्स्ट कांस्टेंट। तो जब फर्स्ट का होगा तो हमें मिलेगा डेल फाई, क्योंकि फाई स्केलर है इसलिए डेल के ऊपर वेक्टर लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बीच में डॉट है तो डॉट लग जाएगा, और उस टाइम पे ए कांस्टेंट रहेगा तो ए को एज इट इज छोड़ दिया। फिर फाई को कांस्टेंट रखना है तो फाई कांस्टेंट रहेगा, और साथ में आ जाएगा डेल डॉट ए। क्यों? क्योंकि देखो ये स्केलर है इसलिए यहाँ डॉट नहीं लग सकता, क्योंकि जब डॉट लगता है तो डॉट के आगे और पीछे दोनों ही वेक्टर होने चाहिए, और फाई तो स्केलर है इसलिए इस वक्त डॉट यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा डेल और ए के बीच में। ठीक है, अब डेल डॉट फाई ए है, तो मान लो फाई की जगह तो हम ले लेते हैं एक्स इंटू साई। ये तो हो गया फाई, और ये पूरा फंक्शन आपके पास हो जाएगा ए। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा ए और ये हो जाएगा फाई। तो ऊपर वाला फॉर्मूले में जहाँ फाई है वहाँ एक्स आई, जहाँ ए है वहाँ डेल साई स्टार, फिर फाई है तो एक्स आई, फिर डेल डॉट ए है तो डेल डॉट ए। अब ए क्या है आपके पास? डेल साई स्टार, और उस पर क्या ऑपरेट हो रहा है? डेल, तो 2 बार हो जाएगा तो डेल टू साई स्टार आ जाएगा। ठीक है, पूरी इक्वेशन का वॉल्यूम इंटीग्रल ले लेंगे, तो ये इंटीग्रेशन का साइन डीवी, इंटीग्रेशन का साइन डीवी, और इस पे भी इंटीग्रेशन का साइन डीवी। उसके बाद हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ पे देखो ये वाले टर्म की, इस वाले टर्म की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर एक्स आई जो है और ये डेल टू साई स्टार है, इनका ऑर्डर चेंज करने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये कोई डिफ्रेंसिएशन का ऑपरेटर तो है नहीं। तो इस एक्स आई को हम बाद में रख सकते हैं और डेल टू साई स्टार को पहले ले सकते हैं। तो ये ले लिया डेल टू साई स्टार को पहले और एक्स आई को बाद में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो उधर जाएगी तो माइनस साइन हो जाएगा, तो एक तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी माइनस, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये कहती है डेल डॉट ए डी वी इज इक्वल्स टू ए डॉट डी ए। ठीक है, तो किस पे लगाएंगे? कहाँ दिख रहा है आपको डेल डॉट ए डी वी टाइप का फॉर्मूला? यहाँ पे डेल डॉट ये पूरा ए हो जाएगा, डेल डॉट ए डी वी। तो इस सेकंड वाले, बाकी फर्स्ट और थर्ड को टच नहीं करना है, केवल सेकंड वाले टर्म में हमें रखना है ए डॉट डी ए। तो सेकंड वाले में टर्म में ये पूरा ए है तो ये आ जाएगा ए डॉट डी ए, और ये इंटीग्रेशन है सरफेस, बाकी दोनों इंटीग्रेशन है वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में अपन ने एक दो जगह किया था कि जो सरफेस है और वॉल्यूम है वो बेसिकली क्या है? वॉल्यूम एलिमेंट। सपोज आपके पास कोई छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट है, और सरफेस कौन सा लेते हैं? जिसके अंदर ये वॉल्यूम पूरी तरह से समा जाए। तो ये सरफेस का साइज़ चाहे इतना छोटा लो चाहे बड़ा लो, तो बहुत बड़ा साइज़ इन्फिनिटी तक का बड़ा साइज़ ले लेंगे तो सरफेस कहाँ चला जाएगा? इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे जाके वेव फंक्शन 0 होता है, तो ये साइज़ 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से इंटीग्रेशन वैनिश हो जाएगा। आपके पास केवल ये टर्म बचेगा और ये टर्म बचेगा, तो दोनों यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, या फिर इस टर्म को एज इट इज छोड़ दिया, और क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है तो इसको पहले लिख लेंगे और इसको बाद में लिख लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली यहां पर देखो,
सिमिलरली अब एक अलग से मैथमेटिक्स, उस इक्वेशन 6 को भूल जाओ यहाँ तक करके। इसके बाद हम वापस से करते हैं डेल डॉट साई स्टार डेल एक्स साई। ये हम खुद कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका रीज़न पता चलेगा अभी क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। मान लो इस टर्म का हमें सॉल्व करना है, तो डेल ऑपरेटर ऑपरेट हो रहा है यहाँ पे। इस बार देखो साई स्टार को फर्स्ट फंक्शन मानो और इस पूरे को मिला के सेकेंड फंक्शन मानो। तो पहले यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रख लेते हैं, तो साई स्टार को कांस्टेंट रख लिया और ये डेल ऑपरेटर सेकेंड फंक्शन पे ऑपरेट हो जाएगा, जहाँ ऑलरेडी एक डेल है और एक डेल यहाँ से आ जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल टू एक्स आई। प्लस फिर ये साई स्टार पे ऑपरेट होगा, तब सेकेंड वाला फंक्शन कांस्टेंट होगा, तो ये साई स्टार पे ऑपरेट हो गया और सेकेंड वाला फंक्शन कांस्टेंट हो गया। यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम किस पे लगती है, जहाँ पर डेल डॉट ए डीवी टाइप का फॉर्मूला हो, जो कि कहाँ बन रहा है, इसी फंक्शन में बन रहा है। ये डेल डॉट ये पूरा पार्ट हो जाएगा ए और ये डीवी हो जाएगा, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट डी ए। तो देखो हमने यहाँ पर लिख दिया, ये पूरा फंक्शन हो जाएगा ए डॉट डी ए। और ये इंटीग्रेशन कैसा है, सरफेस इंटीग्रेशन है। बाकी दोनों टर्म को हमने टच नहीं किया है। टेकिंग एनक्लोजिंग सरफेस एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे साई स्टार जाके वैनिश हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वेव फंक्शन जीरो होने की वजह से हम क्या करेंगे, ये पूरा इंटीग्रेशन ये हमारा वैनिश हो जाएगा। उस कंडीशन में बचे हुए दोनों टर्म हैं उनको एक एक साइड करके लिख देंगे, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 6 को देखो वापस। इक्वेशन 6 का RHS और इक्वेशन 7 का RHS बिल्कुल सेम दिख रहा है, यस। इसका मतलब इक्वेशन 6 और 7 का लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर होंगे। तो उन दोनों को साथ में लिख लेते हैं, ये लिख लिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6 और 7 को साथ में लिख लिया है। अब यूजिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 5, तो आप लेक्चर्स को रिवाइंड करके देख लेना। ये इक्वेशन नंबर 5 थी हमारी, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 5 थी हमारी। तो यहाँ पर h क्रॉस अपॉन 2m आयोटा था, इंटीग्रेशन था। अब हमें इक्वेशन नंबर 6 और 7 में, तो 6 में हमें क्या मिल रहा है, डेल टू साई स्टार एक्स आई, और इक्वेशन नंबर 5 में हमें मिल रहा था डेल टू साई स्टार एक्स आई। तो इस टर्म की जगह हम ये वाली टर्म पुट कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे हमने पुट कर दी, ठीक है। इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह ये वाली टर्म अपन ने पुट कर दी, क्योंकि ये दोनों हमने इक्वल प्रूफ कर दी थी। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। उसके बाद देखो दोनों में से साई स्टार कॉमन आ जाएगा, इसमें भी साई स्टार है, साई स्टार कॉमन लिया, रिमेनिंग टर्म को यहाँ पर लिख दिया। ये डेल 2 है तो इसे डेल डॉट डे लिख सकते हैं, यहाँ पर डेल 2 है उसको एज इट इज छोड़ दो। इसके अंदर फिर क्या कर रहे हैं अपन, देखो ये डेल डॉट रहने दो, ये डेल डॉट एज इट इज लिखा है, और ये डेल एक्स और साई पे ऑपरेट हो रहा है। तो एक बार साई को कांस्टेंट रखना है, एक्स पे ऑपरेट करना है, फिर एक्स को कांस्टेंट रखना है, साई पे ऑपरेट करना है। तो ये डेल एक्स उस टाइम साई कांस्टेंट, फिर ये डेल साई उस टाइम एक्स कांस्टेंट, ये माइनस वाला टर्म यहाँ पे एज इट इज है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये दो फंक्शन है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा, और डेल ऑपरेटर इनके ऊपर ऑपरेट होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले फर्स्ट फंक्शन पे ऑपरेट होगा। फर्स्ट फंक्शन क्या है, डेल एक्स, उस पर क्या ऑपरेट हो रहा है, डेल, तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल टू एक्स। उस टाइम सेकंड फंक्शन कांस्टेंट है तो साई कांस्टेंट रह गया, प्लस फिर हमें डेल फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट करना है, तो फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट है और ये डेल साई पे ऑपरेट होगा सेकंड फंक्शन पे, तो हमें मिल जाएगा डेल साई, ठीक है। उसके बाद इस ब्रैकेट का सेकंड वाला पार्ट ये वाला, तो ये डेल जाके इस पे ऑपरेट होगा, तो यहाँ पर भी ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। तो पहले x पे ऑपरेट होगा तो डेल्टा x, उस टाइम पे सेकंड वाला फंक्शन कांस्टेंट तो डेल साई। उसके बाद प्लस फर्स्ट फंक्शन यानी x, इसको कांस्टेंट रखना है और डेल साई पे ऑपरेट होगा ये वाला डेल, तो कितना हो जाएगा, डेल टू साई, और ये माइनस का x डेल टू साई यहाँ पर है, तो ये प्लस का x डेल टू साई और माइनस का x डेल टू साई तो हो जाएगा कैंसिल आउट, और यहाँ पर ये मिल रहा है डेल टू एक्स। हम जानते हैं डेल टू ऑपरेटर के अंदर क्या टर्म होता है, डेल टू अपॉन डेल एक्स टू। तो x का डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे तो आता है 1, और अगर 2 बार इसका अवकलन कर देंगे तो आंसर आएगा 0। तो ये वाला पार्ट भी हो जाएगा 0। अपने पास ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बच रहा है, दोनों सिमिलर है, तो ट्वाइस ऑफ डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा साई हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे साई स्टार, ये देखो यहाँ से डेल साई बाय डेल एक्स कैसे लिखा, देखो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा साई हमें करना है। हमें पता है डेल ऑपरेटर में 3 कंपोनेंट होते हैं, आई कैप डेल बाय डेल एक्स, जे कैप डेल बाय डेल वाई, के कैप डेल बाय डेल जेड। इस x का अवकलन y और z के रिस्पेक्ट में तो 0 आ जाएगा, तो केवल पहला कंपोनेंट ही हमें लेना है, यानी आई कैप डेल बाय डेल एक्स एक्स, ये बस पहला कंपोनेंट ही लेना है, सेकेंड वाला थर्ड वाला तो 0 हो जाएंगे। और ये डॉट हो रहा है किससे, आई कैप
डेल साई बाय डेल एक्स, आगे जे कैप वाला कंपोनेंट भी होगा लेकिन उससे मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो आई कैप वाला आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होता है, बाकी सबके साथ जीरो होता है, तो केवल आई कैप वाला जब आई कैप से होगा तो यहाँ पर तो डेल बाय डेल एक्स से हमें क्या मिल जाएगा 1, सिर्फ आई कैप ही मिलेगा डॉट, और ये जो आई कैप है उसके साथ क्या आ जाएगा डेल साई बाय डेल एक्स, आई कैप डॉट आई कैप होता है 1, तो हमें क्या मिल जाएगा डेल साई बाय डेल एक्स, और जो 2 है वो एज इट इज़ आ गया। अब हमें क्या करना है, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/m रहने दो, माइनस आयोटा एच क्रॉस को अंदर ले जाओ, तो माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स, और इस साई को रहने दो यहाँ पे अलग लिख दो, और साई स्टार पहले उसको यहाँ पे लिख दो। हम जानते हैं माइनस का आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स कौन सा ऑपरेटर होता है, पी एक्स, तो हमें मिल जाएगा d/dt जो लेफ्ट साइड में चला आ रहा था, और राइट साइड में 1/m px, जो कि थ्योरम का फर्स्ट इक्वेशन थी। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड की क्लासिकल मैकेनिक्स में जो इक्वेशन है वो क्वांटम मैकेनिक्स में भी वैलिड होती है, बस क्लासिकल मैकेनिक्स में जो वेरिएबल है उनकी जगह उनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू को यूज़ कर लिया जाए तो वही इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स में भी वैलिड होती है। यही एंडफेस्ट थ्योरम का फर्स्ट स्टेटमेंट था।